कम से कम आप मोदी का विरोध करें, कोई बात नहीं, आपका काम भी है, करना भी चाहिए, लेकिन जो अच्छी चीज है उसको आगे बढ़ाएं। जहां है, मान लीजिए गांव में नहीं है, शहरों में है, तो आगे तो बढ़ाओ भाई, उसको योगदान करो, देश का भला होगा, हम और किसी व्यक्ति का भला नहीं है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि ऐसी चीजों में हम मदद कर सकते हैं तो करनी चाहिए। कार्य संस्कृति कैसे बदलती है? अब ये रोड बनाना क्या हमारे आने के बाद हुआ क्या? ये टोडरमल के जमाने से चल रहा है, शेरशाह सूरी के जमाने से चल रहा है। तो ये कहना कि ये तो हमारे जमाने से था, हमारे जमाने से था, आप कहां जाओगे भाई? लेकिन फर्क क्या है? पिछली सरकार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रतिदिन 69 किलोमीटर होती थी, हमारे आने के बाद 111 किलोमीटर होती है। ये फर्क। और हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। हमने रेलवे में ड्रोन का उपयोग किया है, फोटोग्राफी करते हैं, काम का हिसाब लेते हैं। कार्य संस्कृति टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे बदलाव लाया जा सकता है। आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नामों को जोड़ करके उसका जो उपयोग हुआ, लेकिन फिर भी आपके समय में एक साल में 10,83,000 घर बनते थे। इस सरकार में एक वर्ष में 22,27,000 घर बने। 22 लाख। नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन एक महीने में 8,017 घर बने। हमारी योजना से 13,530 घर बने। रेलवे, पहले ब्रॉड गेज रेलवे का कमीशनिंग एक साल में 1,500 किलोमीटर हुआ करता था। पिछले साल ये बढ़कर के 1,500 किलोमीटर से सामने 3,000 किलोमीटर, डबल। और हम 3,500 किलोमीटर तक। और इसलिए ये परिणाम अचानक नहीं आए। योजनाबद्ध तरीके से हर पल हर चीज का मॉनिटर करते करते यही लोग, यही कानून, यही मुलाजिम, यही फाइल, यही माहौल, उसके बाद भी बदलाव लाने में हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। और ये अचानक नहीं होता है, इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथै, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुगा। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, ना कि मनोरथों से। सोए हुए सिंह के मुख में हिरण आकर से प्रवेश नहीं करता है, उसको भी शिकार करना पड़ता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मूलभूत परिवर्तन कैसे आते हैं? हम जानते हैं कि राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उन राज्यों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिस्कॉम, सारे राज्य संकट में हैं। कभी तो हिंदुस्तान में लाल किले पर से इसकी चिंता की गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा, इतनी हद तक ये हालत बिगड़ी हुई थी। पिछले 2 साल में बिजली उत्पादन में क्षमता बढ़ी, कन्वेंशनल एनर्जी उसको जोड़ा गया, ट्रांसमिशन लाइन उसको बढ़ाया गया, सोलर एनर्जी को जोड़ लाया गया,
2014 में 2700 मेगावाट थे, आज हम उसको 9100 मेगावाट पहुंचा दिए हैं। सबसे बड़ी बात, डिस्कॉम योजना के कारण, उदय योजना के तहत राज्यों को उस योजना जब वो सफल कर पाएंगे, करीब करीब 1,60,00,000 से ज्यादा रकम राज्यों की तिजोरी में बचने वाली है। और राज्यों के साथ जोड़ करके अगर भारत सरकार ने 1,60,00,000 की घोषणा कर दी होती तो चारों तरफ कहते कि वहां मोदी सरकार ने इतना पैसा दिया। हमने योजना ऐसी बनाई कि राज्यों के खजाने में 1,60,000 करोड़ रुपया डिस्कॉम के द्वारा, उदय योजना के द्वारा बचत होने वाली है, जो उनके लिए विकास के काम आने वाली है। और ऊर्जा क्षेत्र का जो बोझ है, उस बोझ से वो बचने वाले हैं। कोयला, आप जानते हैं कोयला जहां से निकलता था उसके नजदीक नहीं दिया जाता था, दूर दूर से दिया। क्यों? तो बोले रेलवे को थोड़ा कमाई हो जाए। हमने कहा कमाल हो भाई, रेलवे की कमाई के लिए इतना सारा भोगते, हमने रेशनलाइज कर दिया, जहां नजदीक है उसी को कोयला वहां से मिले, कोयले का खर्चा हो, उस दिशा में प्रयास किया। और उसके कारण करीब करीब कोयले में 1,300 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्टेशन खर्च कम हुआ है। एलईडी बल्ब, अब ये तो हम नहीं कहते एलईडी बल्ब हम लाए, वैज्ञानिक शोध हुई, आपने भी शुरू किया, लेकिन आपके जमाने वो एलईडी बल्ब करीब 300, 350, 380 उस रुपये में चलते थे। एलईडी बल्ब से एनर्जी सेविंग होता है, हमने एक बड़ा मिशन रूप में काम उठाया और करीब करीब इतने कम समय में, पिछले 8-9 महीने से इस योजना को बल दिया है, इतने कम समय में 21 करोड़ एलईडी बल्ब लगाने में हमने सफलता पाई है और तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और अब तक जो एलईडी बल्ब लगे हैं उसके कारण परिवारों में जो बिजली का बिल आता था, वो जो बिजली की बिल कम हुआ है, वो परिवारों में करीब करीब 11,000 करोड़ रुपयों का बचत हुई है। अगर किसी सरकार ने बजट में 11,000 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को देने का तय किया होता तो अखबारों में हेडलाइन बनती है। हमने एलईडी बल्ब लगाने मात्र से 11,000 करोड़ रुपया बिजली का बिल सामान्य मानवी के घर में कम किया है। कार्य संस्कृति अलग होती है तो कैसा परिवर्तन आता है, इसका यह नमूना है। और इसलिए हमने इस काम को यहां पर हमारे विपक्ष के नेता शेड्यूल कास्ट के बजट के लेकर के भाषण कर रहे थे, लेकिन बड़ी चतुराई पूर्वक 13-14 के आंकड़ों को उन्होंने बोलना अच्छा नहीं माना, तुतका लगाते थे। 13-14 आता था, अटक जाते थे। शेड्यूल कास्ट सब प्लान कुल आवंटन 2012-13 37,113, 13-14 41,561, 16-17 38,833, 16-17 40,920, 33.7% इंक्रीज, 33.7% इंक्रीज। और इस साल के बजट में 52,393, 52,393। और इसलिए ये झूठ है। और ये नहीं कह सकते, आप ये झूठ है, ये नहीं कह सकते। आप सत्य सुनने की हिम्मत चाहिए, सत्य सुनने की हिम्मत चाहिए। एक और काम मैं बताना चाहता हूं, ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सरकार है।
भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के समय किस प्रकार से काम किए जाते हैं। 17 मंत्रालय के 84 योजनाएं हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार योजना के साथ जोड़ करके उसको आगे किया और 32 करोड़ लोगों को 1,56,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम में दिया गया। अब उससे क्या लाभ हुआ है और इसको समझना होगा कि किस प्रकार से हर गली मोहल्ले में चोरी लूट की व्यवस्था रही थी। और मैं जानता हूं इतनी बारीकी से हर जगह पर चोरी लूट को रोकूंगा तो मेरे पर कितना तूफान होगा। और तब जाकर मैंने गोवा में बोला था कि मैं जानता हूं, मैं ऐसे निर्णय करता हूं, मेरे पर क्या बीतेगी मुझे मालूम है, आज भी मालूम है। और इसमें दोबारा कहता हूं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है और ज्यादा होने वाली है। उसके कारण मुझे अंदाज है मुझ पर क्या क्या जुल्म होने वाले हैं, उसके लिए तैयार। क्योंकि देश के लिए मैंने ये प्रण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं और इसलिए मैं कदम उठा रहा हूं। पहली योजना, हमारे यहां गैस सिलेंडर जाते थे, सब्सिडी मिलती थी। जब उसको आधार योजना से जोड़ा तो उसका लीकेजेज करीब 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लीकेजेज रुका, जिसका परिणाम यह आया कि 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस का कनेक्शन देने में हम सफल हुए। आप जरा अध्ययन कर लीजिए, आप अध्ययन कर। मैं सदन में जब बोलता हूं तो जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं। पिछले 2.5 वर्षों में फर्जी राशन कार्ड, गरीब आदमी के हक को छीनने का काम फर्जी राशन कार्ड वाले करते थे। गरीब को जो मिलना चाहिए उसको बिचौलिए अपने यहां फर्जी राशन कार्ड के थप्पे रखते थे और माल चुरा लेते थे और काले बाजारी में बेचते थे। जब से हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, आधार का उपयोग किया, करीब 4 करोड़ 3 करोड़ 95 लाख करीब 4 करोड़ फर्जी राशन कार्ड पकड़े गए। उससे करीब 14,000 करोड़ ये इतनी रकम बिचौलियों मार खाते थे, गरीब के हक का मार खाते थे, वो मुख्य धारा में आया और गरीबों की तरफ बढ़ गया। मनरेगा में आधार से पेमेंट दिया जाता है, डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा होता है, करीब 94% सक्सेस मिली है और उसका परिणाम यह हुआ है कि लीकेजेज 7,633 करोड़ 7,633 करोड़ रुपीज उसका लीकेज अब तक बच पाया है। और ये हर वर्ष, एक वर्ष का नहीं, आने वाले वर्षों में भी बचने वाला है। और आगे भी जो किस प्रकार से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP करीब 400 करोड़ रुपया, जिसका कोई लेनदान नहीं मिल रहा है लेकिन पैसे जाते थे। कुछ तो ऐसी चीजें पाई गई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ वो बेटी विधवा भी हो गई और खजाने से धन भी जा रहा है। इन सबको रोकने की कार्य संस्कृति को लेकर के हम चले हैं। स्कॉलरशिप, ऐसे कई चीजें हैं। एक मोटा मोटा अंदाज लगाता हूं, एक वर्ष में, और ये हर वर्ष, अभी तो मैं कह रहा हूं शुरुआत है, 49,500 करोड़ रुपीस ये बिचौलियों के पास जाते हुए रुक गए।
आप कल्पना कर सकते हैं, करीब करीब 50,000 करोड़ रुपया जो गरीबों के हक का था, वो बिचौलिए खा जाते थे करप्शन के नाम पर, लूट के नाम पर। उनको रोकने का काम उसके लिए एक बड़ी हिम्मत लगती है, करके दिखाया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कार्य संस्कृति का एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हर वर्ष राज्यों के मुख्यमंत्री भारत सरकार को इस बात की चिट्ठी लिखते थे कि हमें यूरिया मिलना चाहिए, यूरिया। मैं भी जब मुख्यमंत्री था लिखता रहता था, और यूरिया पाने में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी। मैं आज बड़े संतोष के साथ कहता हूं, पिछले 2 साल से किसी मुख्यमंत्री को यूरिया के लिए चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ी। कहीं यूरिया के लिए कतार नहीं लगी है, कहीं यूरिया के लिए लाठीचार्ज नहीं हुआ है। लेकिन ये बात हम भूले नहीं। पुराने अखबार निकाल दीजिए, किसानों को यूरिया पाने के लिए कितनी तकलीफ होती है। अब मुझे बताइए, नीम कोटिंग इसका ज्ञान सिर्फ हम ही को है क्या? क्या आपको नहीं था क्या? आपको था। आपने 5 अक्टूबर 2007 यूरिया नीम कोटिंग की चर्चा आपके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा प्रिंसिपली अप्रूव हुई। 5 अक्टूबर 2007 से लेकर के क्या हुआ? करीब करीब 6 साल। एक तो आपने कैप लगाई 35%, उससे ज्यादा नहीं नीम कोटिंग करना। आप 100% नहीं करते तब तो उसका कोई लाभ ही नहीं होता है, क्योंकि यूरिया चोरी होता है, कारखानों में चला जाता है, किसान के नाम पर सब्सिडी के बिल कटते हैं, लेकिन किसान को लाभ नहीं मिलता था। यूरिया का दूसरा दुरुपयोग होता था सिंथेटिक मिल्क बनाने में, और उसके कारण गरीब बच्चों की जिंदगी के साथ खेला जाता था। यूरिया को 100% नीम कोटिंग किया। आपने निर्णय किया था 6 साल में आपने सिर्फ 35% का कैप लगाने बाद 35% भी नहीं पहुंच पाए, सिर्फ 20% नीम कोटिंग किया। हमने आकर के इस बात को हाथ में लिया, और 188 देश, आपका 6 साल मेरा 6 महीना, हिंदुस्तान में 100% यूरिया नीम कोटिंग कर दिया। इंपोर्टेड यूरिया को भी नीम कोटिंग कर दिया, और उस नीम कोटिंग का लाभ, इसका हमने सर्वे करवाया है ना। आपकी कार्य संस्कृति हमारी कार्य संस्कृति में फर्क इतना है, नीम कोटिंग की बात आती है आप खड़े हो जाते, ये तो हमारे जमाने का है। तो आपके जमाने का, आपके मैदान में आज खेलना मैंने तय किया है, इसलिए मैं खेल करके दिखाता हूं कि आपका हाल क्या है। नीम कोटिंग का अध्ययन हमने करवाया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर, उन्होंने जो एनालिसिस करके रिपोर्ट दिया है, किसानों का कितना भला हो रहा है। देखिए, धान के उत्पादन में 5% वृद्धि, गन्ने के उत्पादन में 15% वृद्धि। आप कल्पना कर सकते हैं कि किसानों को इसके कारण कितना खर्चा बच रहा है। किस प्रकार से आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबसे एक आह्वान किया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होने की दिशा में सोचने का समय आ गया है। इसको राजनीतिक तराजू से न तोला जाए। तत्कालीन हर किसी को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, हर किसी को थोड़ा बहुत होगा, लेकिन इस विषय पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आज हर वर्ष 5-7 राज्यों में चुनाव होते ही रहते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी मुलाजिम कभी न कभी चुनावों में लगे रहते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे अध्यापकों प्राध्यापकों को चुनाव के काम में जाना पड़ता है। हमारे भविष्य की पीढ़ी को नुकसान हो रहा है, बार बार चुनाव के कारण हो रहा है, और उसके कारण खर्च में भी बहुत बड़ी वृद्धि हो रही है। और इसलिए 2009 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो 1100 करोड़ का खर्च हुआ था, और 2014 का लोकसभा का चुनाव हुआ 4000 करोड़ से भी ज्यादा हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं इस गरीब देश पर, ये गरीब देश पर कितना बोझ पड़ रहा है। आज कानून व्यवस्था की दृष्टि से अनेक नई नई चुनौतियां आ रही है,
प्राकृतिक संकटों के कारण भी सिक्योरिटी फोर्स की मदद लगती है। दुनिया भर में फैल रहा आतंकवाद और हमारे दुश्मन देश जिस प्रकार से हरकतें कर रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्स को उसमें ताकत है। इतना बड़ा काम बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादातर शक्ति चुनावी प्रबंधनों में लगाई जानी पड़ रही, उनको भेजना पड़ रहा है। इन संकट को हम समझे और एक दीर्घदृष्टा के रूप में कोई एक दल इसका निर्णय नहीं कर सकता है, सरकार इसका निर्णय कतई नहीं कर सकती है, लेकिन अनुभव के आधार पर जिम्मेवार लोगों ने मिलकर के इस समस्या का समाधान हमने खोजना होगा, हमें रास्ता खोजना होगा। और राष्ट्रपति जी ने जो चर्चा निकाली है, उस चर्चा को हमने आगे बढ़ाना चाहिए। उनका धन्यवाद करते हुए, उनके धन्यवाद के लिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए।